सर वर इम्पोज फ्रॉम देखो बोनापार्टे ने, या इसे नेपोलियन टू कहते हैं, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्टे उसने क्या किया, हैज रूल्ड फ्रांस, हैज रूल्ड फ्रांस फ्रॉम 1804 टू 1815 तक रूलिंग की है। सर पेपर स्टेट होगा कभी नहीं, 1814 तक रूलिंग की है। फिर आफ्टर द डिफीट इन 1815 कर दो, तो उसके बाद क्या हुआ, वाटरलू में हार गया। वाटरलू में हार गया तो था। आफ्टर 4 देशों से डिफीट ऑस्ट्रिया, Of जर्मनी, नेपोलियंस आर्मी इन वाटरलू, वाटरलू में जब उसकी हार हुई, वाटरलू एक रशियन टेरिटरी है, ठीक है, तो वहाँ ये हार गया, रशिया से युद्ध करने गया, तो वहाँ ठंडक बहुत थी और इसके सैनिक वहाँ पर समझ नहीं पाए। तो सर कोई कुछ लोग तो कहते थे वहाँ पे सब 3 देश की सेना थी। वाटरलू में ये हार गया क्योंकि जो साइबेरियन -50 डिग्री सेल्सियस था, उससे इसके ठंडी। सैनिक कस्टम्ड नहीं थे। हैबिटेट हाँ, यानी उस हैबिटेट से ये लोग कंफर्टेबल नहीं थे, कस्टम्ड नहीं थे, तो हार गए। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने इसे पेरिस तक खदेड़ दिया। जो रशियन आर्मी चेस्ड, मतलब उनको वापस फोर्स्ड फ्रेंच आर्मी अप टू पेरिस। समझ में आया? सो द डिफीट ऑफ नेपोलियन आर्मी इन वाटरलू। इसके बाद क्या हो गया? डिफीट इन इसके बाद जब डिफीट हो गया, सो नेपोलियन ईरा एंडेड। एरा हाँ, जो नेपोलियन का ईरा था वो एंड हो गया। हीरा? जो उनका ईरा था ना, हाँ सर। वो समाप्त हो गया, नेपोलियन युग की समाप्ति हो गई। नाउ अब सर वापस से बॉर्बन डायनेस्टी सर ईरा पार्लियामेंट होता है ना? सुनिए, सर फिर लुई 18 आया था। इन अबे 16 आया। अच्छा नहीं 1815, बात ना करें, इन 1815 जो फोर्सेस थी, एलाइड फोर्सेस, उन्होंने कलेक्टिवली डिफीटेड, ठीक है। सो सही तो हमने लिखा दिया ना। लिख लेते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सर आपने इन कैपिटल क्यों यूरोपियन पावर्स। तो अब ये अगला सेंटेंस है, इन आएगा कि नहीं? अच्छा तो यूरोपियन पावर्स, 3 ईया वाली और एक ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया और तीसरी कौन सी है? ठीक है, प्रूशिया। प्रूशिया को जर्मनी कहते हैं क्या? हाँ, जहाँ पर ही साइन एंड ब्रिटेन। तो इन लोगों ने ये, हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म इन फ्रांस। फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय, नेशनलिज्म इन फ्रांस। फ्रांस में कैसे नेशनलिज्म आया? पहले वहाँ मोनार्की थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, और धीरे धीरे अब क्या हुआ? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सो ये चारों कंट्रीज ने मिलकर क्या किया? नाउ कलेक्टिवली डिफीटेड। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? कलेक्टिवली डिफीटेड सर चारों तरफ से घेर दिया। नेपोलियन एट मैनी फ्रंट्स। फ्रंट्स का मतलब समझते हो? हाँ, कई उसके- इलाकों में मिल के हराया। एट मैनी फ्रंट्स। तो इसकी वजह से क्या हुआ? एंड नेपोलियन वाज कंपेल्ड टू साइन वियना ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। एंड नेपोलियन, सर इसके अंदर ऑस्ट्रिया भी था। हाँ, कंपेल्ड टू साइन
साइन, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया था वो वहाँ के लुई 16 और उसकी जो हाँ, सर, बोर्बो ससुराल डायनेस्टी था। थी उसको सपोर्ट करता था। वो किसी मिलिट्री वाले को क्यों चाहेगा कि वहाँ बैठे, वो तो चाहेगा मोनार्की आ जाए। कौन सर? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोनियो थी ना, तो एंटोनिटी, सो इसलिए मैरी एंटोनिटी, तो वो तो चाहेगा मोनार्की आ जाए। हाँ, कंपेल्ड टू साइन, वो तो ग्लोटिन हो गए थे ना सर। फ्लोटिंग होगी, लेकिन वहाँ का एक जो रिश्ता चलता आता है दो देशों का, जैसे बूर्बो डायनेस्टी और वहाँ का है एम्पायर था, वो चलता रहेगा उनकी डायनेस्टी का कि भाई हमारे संबंध है। तो वो उन लोगों ने भी वो चाहा कि यहाँ पर मोनार्की फिर से आ जाए। सर अगर वो उसके बच्चों को मार देता सर बाद में सर कौन प्रूशिया चाहता था? कंपेयर्ड टू प्रूशिया का नाम है जर्मनी। तो सर कौन चाहता था मोनार्की आ जाए? और यहाँ की वो थी मैरी एंटोनिटी ऑस्ट्रिया की थी। हाँ, तो ऑस्ट्रिया चाहता तो कंपेल्ड टू साइन ट्रीटी ओके ऑफ, फैन ऑफ कर दी अच्छा ठीक है, वियना। This treaty was signed in Austria under supervision of Duke Metternich. This treaty was signed in Austria. ऑस्ट्रिया ने जो है इस ट्रीटी की मेजबानी की, यानी जो लोग होते हैं होस्ट करते हैं, हाँ बाकी गेस्ट होते हैं, तो उसने बुलाया इन ऑस्ट्रिया। और इसमें नेपोलियन और वहाँ के मोनार्क्स को बुलाया गया जो कि लुई 18 था। समझ में आया? सो साइंड इन ऑस्ट्रिया। और सर ट्रीटी एक वो ऑफ, बताएंगे हाँ। ट्रीटी ऑफ वियना क्या था? ट्रीटी ऑफ वियना जब साइन हुई तो इसके कुछ रिपरकशंस सर हुए। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था मैं बता रहा हूँ आपको नाउ। सर वो था ना कि वो पैसे देगा और उसके सारे ओके नाउ states हों जो- वी विल और जितना सी। और फिर उसको और सर उसने स्टेट जितना- से घेर देंगे। ये तो हाँ सर ट्रीटी ऑफ वियना के बाद हुआ था ना। हाँ। हाँ तो हुआ था ना। महात्मा गांधी लग जाएगा। Points of Treaty of Vienna. इसके इस पे क्या हुआ? इन दिस, ठीक है, अंडर जो सुपरविजन सुपरविजन ऑफ, ठीक है, सो विच वाज प्रिसाइडेड बाय सर ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर। सर मैंने के बाद क्या लिखा है? ड्यूक मेटरनिक। बोलो, बताइए। सर ये सेंटेंस मैनी फ्रंट्स, कई इलाकों में वो लोग साथ लड़े। फ्रंट्स मतलब फ्रंट्स बहुत सारे हिस्सों में, जैसे देश की सीमाएं होती ना, वहाँ उन लोगों ने एक साथ आक्रमण किया, एट मैनी फ्रंट्स। जैसे आपने देखा है 2 फ्रंट वार, हाँ। इंडिया ने 2 फ्रंट वार लड़ा है, उसमें पाकिस्तान ने भी आक्रमण किया था और चाइना चाइना ने ने भी। भी। कोई लोग 3 फ्रंट वार में उलझ जाते हैं, 3 देश आक्रमण कर लेते हैं। अच्छा इस समय यूक्रेन 2 फ्रंट वार को झेल रहा है, एक बेलारूस भी उस पर आक्रमण कर रहा है, एक रशिया भी। तो उसको कहते हैं दीज 4 कंट्रीज हैव ओपनड मैनी फ्रंट्स टू फ्रांस। समझ में आई बात कि नहीं? कई मुखों से आक्रमण हो गया, 4 दिशाओं से। सर हाँ, रिव्यू चल रहा है क्या सर वो चल ही रहा है, रोज तो देख ही रहे हो। अब देखो इससे क्या हो गया, इन दिस, सर अभी तक रशिया कब्जा। सो ये देख लो, जैसा कि गजेंद्र ने बताया कि ट्रीटी ऑफ वियना के क्या पॉइंट्स थे। कंजर्वेटिव अगेन केम इन पावर। से पॉइंट्स थे। हाँ, सो द Bourbon पॉइंट्स, dynasty were restored. बिल्कुल अच्छा, ऑफ मेटरनिक। ट्रीटी एंड द ऑफ मोनार्क सिस्टम देन वियना। सबसे पहली बात है बूर्बो डायनेस्टी। And sir Again, जो combined थे ना बाउंड्रीज लगा दिए थे स्टेट्स के बीच में काफी उसका डायनेस्टी रशिया was गॉट पोलैंड restored to power and Louis 18 was made constitutional monarch। उससे संविधान, सर मेटरनिक लिखा है ना? हाँ सर आप पे सर डबल एम लग रहा है।
NIC क्या होता है? MAN सर Double T. NM लग रहा है अरे सही तो है। मैटर मिक्स यही है स्पेलिंग। सर सो जो आपने N लिखा है वो M जैसा लग रहा है। सर M लगने को वो लग रहा है तो लग सकता है। सर बुक में ये स्पेलिंग है। यही है। MEETT सर वो बी हाँ? आ रहे हैं MEETT लिखो या मैटरनिस्ट। सो रिस्टोर्ड टू पावर लुई 18 was ग्राउंड crowned as King of France. constitutional monarch। सर एब्सोल्यूट में आपने आता नहीं, उस समय तक वो तो खत्म हो गया था ना। एंड कंजर्वेटिव अगेन केम इन पावर। कंजर्वेटिव की तो नेशनल असेंबली थी, यस तो कंजर्वेटिव्स अगेन केम in power. इन पावर। ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज, फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज इट हैज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। जो उसने दूसरे से हथियार ली थी, एनेक्स का मतलब कुल्हाड़ी मार के नहीं ले लेना, सो उसको क्या कर लिया गया, वो सारी वापस ले ली गई। फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी विच वाज अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन के राज्य में जो उसने लिया था वो सब उससे ले लिया गया। हाँ। फ्रांस सर 16 को नंबर में नहीं लिख सकते lost its name वो territory 18 है। which was annexed बोनापार्ट। under rule of Napoleon II। नेपोलियन 3 तक हुए हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज देखिए, सर ये क्या लिखा है? The points of Treaty of Vienna. सर इससे पहले सर नेपोलियन जेल भी गया था ना। चढ़ाई गया था। इसके बाद नेपोलियन वाज सेट टू एग्जाइल, ठीक है, समवेयर इन ब्रिटेन। सर तो ये होना चाहिए ना कि आफ्टर ट्रीटी ऑफ वियना के बाद क्या क्या हुआ? ये तो ये उसी संधि के अंतर्गत है। सर तो सर संधि में ये सब लिखा था। हाँ, अगर आपसे वियना की ट्रीटी पूछी जाए तो क्या क्या हुआ, वार रिपेरेशन लिए गए उससे, उसमें उसके सारे जो राज्य जीते थे वापस ले लिए गए। उसी संधि में बैठाया गया। लुई 18 को बोला ये राजा बनेगा, कौन? और फिर दोनों ने साइन किया। लुई 18 ने भी साइन किया, नेपोलियन ने भी। अभी दिखाऊंगा वीडियो। हाँ? नेपोलियन नेपोलियन 1 उतना फेमस नहीं हुआ था। सर सर जो लुईस 18 था सर वो उस समय कहाँ पे रहता था? लुई 18 वहीं रहता था उसके घर वो में। झेलता था सर उसके ननियाल वर्सलीज, पैलेस ऑफ वर्सलीज। अच्छा पहले से रहता था Napoleon II was set to exile। वो उसे देश निकाला दे दिया गया, बोलो। यस सर। और कहाँ भेज दिया गया? ब्रिटेन। देश निकाला। यार सेड होगा ना, सेट Was sent to exile ना? सेड Send to exile to सर यहाँ पे Britain। सेंट आएगा ना? ऐसे ही है। ठीक है, sent to exile to Britain। send, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है। Sent to exile to Britain and war reparations were taken from France। जो उसने युद्ध में दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाया उससे लिया गया। सर लेकिन उस समय तो सर लुईस 18 बन गया था ना। उसने दिया लुईस 18 ने। नहीं, नेपोलियन 2 लिखा है ना। वो देश के खजाने से ले लिया गया, कोई दे या ना दे। सर Was मतलब लुईस 18 के लिए कुछ नहीं बचा। taken from France। वो गद्दी पे बैठ गया, फिर ले लेगा लोगों से, ठीक है। इसके बाद वॉर रिपेरेशन ले लिया गया। एंड नेक्स्ट इज वॉर रिप्रेशन यानी युद्ध के जो खर्च होते हैं ना, सो वो ले लिए गए। अब प्रूशिया को नई टेरिटरीज दे दी गई। प्रूशिया का मतलब क्या जानते हो? जर्मनी नेम ऑफ जर्मनी। करेंटली चल रहा है सेकंड नेम ऑफ ये ओल्ड नेम है ना, करंट नेम ऑफ
करंट नहीं है, ओल्ड नेम है, पर प्रोशिया वाज गिवन न्यू टेरिटरी, Sir, states were surrounded by boundaries. वाज गिवन न्यू टेरिटरीज। कहाँ पे टेरिटरीज दे दी गई? ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। Sir, एक बार पेज में यानी अगर मान लो ये यूरोप है तो इधर पर यहाँ इटली है और फिर यहाँ से अफ्रीका शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये इटली है, कहाँ सर? ये इटली है, ये क्या है? इटली। ये सार्डिनिया पीडमोंट है, यहाँ हाँ। पर क्या होता है? ये इटली इसको ले लेगा, सैमुअल Yes, sir. विक्टर Yes, sir. इमैनुअल ले Sardinia, लेगा। Piedmont. सो सार्डिनिया Piedmont. पीडमोंट, सर ये ये साउथ या नॉर्थ? ये फ्रांस है, ये फ्रांस था। ये स्विट्जरलैंड है, जर्मनी सर ऊपर है। ये ऑस्ट्रिया है, ये क्या है? ऑस्ट्रिया। यहाँ हैम्बर्गर। ठीक है, हैब्सबर्ग एम्पायर है। और ये बोलो यहाँ पे ऊपर कौन सा? जर्मनी, जर्मनी बुर्बन डायनेस्टी। ये यहाँ पे प्रूशिया है, अरे वो फ्रांस। बोलो। सर ठीक है, इसी को ओल्ड नेम ऑफ जर्मनी कहेंगे, हाँ सर इतना दूर कुछ भी है। सर बुर्बन डायनेस्टी किधर और थी? ये यूनाइटेड किंगडम है, यूके यूनाइटेड किंगडम। किंगडम। कहीं आप ये तो नहीं समझते हो ये यूराल माउंटेन है, यूराल पर्वत ये डिवाइड करता है जो ना? ये यूरोप और एशिया में डिवाइड करता है, उसको क्या कहते हैं? यूराल। यूराल माउंटेन। माउंटेन। अच्छा, यहाँ पे क्या है? पोलैंड। पोलैंड। और ये सब रशिया का रशिया। पार्ट है। ये सर रशिया। उसके नीचे फिर समझ में आ गई पाकिस्तान। बात? पोलैंड और रशिया समझ आ गया। तो और यहाँ ब्रिटेन है, तो किन यूनाइटेड किंगडम, जब ब्रिटेन ने, पहले कौन था? ब्रिटेन, तो उसको ग्रेट ब्रिटेन कहते थे क्या? सर, कहाँ से? यही है, अभी यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, ठीक है। लेकिन पहले इसका नाम क्या था? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन था। फिर ब्रिटेन ने किसके साथ संधि की? स्कॉटलैंड। लैंड। सर ये बुक में दिया है। देख लो, हाँ अभी बताएंगे ना, इनका भी तो सबका दिया है, सभी को पढ़ना है इस चैप्टर में, सारा यूरोप। तो ये दोनों मिलके क्या कहलाए बताओ? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन। अब बताओ अनुराग, ईएफ किससे मिला? ये किससे मिला? आयरलैंड। अब इसका क्या नाम हो गया? बोलो। यूनाइटेड। ये सब जानते हैं, जर्मनी। यूनाइटेड किंगडम। हर चीज माही जानती है। यूनाइटेड। कैसे इन्हें मालूम माही को कि पहले ब्रिटेन है, फिर स्कॉटलैंड का झंडा उसमें मिल गया, तो ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन हुआ, फिर आयरलैंड का भी झंडा मिल तो गया। यूनाइटेड। समझ में आई बात कि नहीं? तो पहले इस तरीके का फ्लैग था क्या ब्रिटेन का, जब स्कॉटलैंड का झंडा मिल गया तो उसमें ये लाइन और जुड़ गई। यस सर। ये कब जुड़ा? ये जब स्कॉटलैंड मिल गया तो उसका फ्लैग ऐसा बन गया, और फिर जब इसमें आयरलैंड मिल गया तो फिर ऐसे गोले बन गए, उसका तारे- सब झंडे तारे मिलते हैं। तारे, हाँ सर। तो अब समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से ये अब यूनाइटेड किंगडम कह रहा है, समझ में आ गया? यस सर। तो लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं लिखेंगे, हम सर- क्योंकि उस समय तक ये नहीं हुआ था, सर, ये तो सब- इसलिए हम ब्रिटेन लिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो कौन से 4 कंट्रीज थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए सर थे? प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन। समझ में आ गई बात? तो उन लोगों ने ये संधि की, तो नीदरलैंड को कौन सा हिस्सा दिया गया? बोलो, पढ़ के ठीक से बताओ। किसको? क्या? चलो, कोई बात चलिए। सर ये सब इसमें आएगा क्या मेन? सर वॉर रेपरेशन किससे लिया गया? नीदरलैंड को नॉर्थ का हिस्सा दिया गया और जिनोवा को सर, साउथ का रशिया हिस्सा को दिया गया। पोलैंड में और नीदरलैंड हाँ। को। सो जो नीदरलैंड था उसको क्या किया गया? हाँ, उसे नीदरलैंड, ये ऊपर नहीं है, सर नीदरलैंड सर नॉर्थ का हिस्सा मतलब कहाँ है? was given। सर जो जर्मनी थी, ये फ्रांस था ना, और यहाँ नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड से कहा तुम यहाँ तक आ जाओ,
अच्छा मतलब फ्रांस के नॉर्थ। अच्छा उनकी टेरिटरी एक्सपेंड करनी। हाँ बोला तुम अपनी टेरिटरी बढ़ाओ जरा, इसको वहीं तक लाओ। और जो जिनोवा था जो, ठीक है जहाँ पे गिउस्पी मशीन। हाँ, तो वहां पर बोला तुम यहाँ साउथ में पूरा इसका ले लो। गुइस सिर्फ पे 11 बार की। जिनोवा याद रह गया। ऐसे कुछ भी मत बोलो क्योंकि अभी सब लोग कोई गड़बड़ करेंगे। सर लेकिन गिउस्पी मशीन है वहीं पे बहुत चलो बॉर्न हुआ था ना, हाँ। ठीक है। 1806 नीदरलैंड वाज गिवन नदर्न फ्रंट ऑफ फ्रांस। और बोलो जिनोवा को क्या किया गया? साउथ। साउथ। बिल्कुल सही आप लोग कहते हैं। वाज गिवन सदर्न पोर्शन ऑफ। सर एक डाउट है मेरा, वॉर रिपरेशन फ्रांस से लिया गया लेकिन किसके द्वारा लिया गया? उसकी ट्रेजरी से ले लिया गया। जब सत्ता परिवर्तन होता है तो सबसे साइन ले लिया जाता है, जो ट्रेजरी खाली हो जाती है वहीं के लोग, जो होता नहीं है वित्त मंत्रालय। नेपोलियन से फ्रांस के नेपोलियन को आज जेल भेज दिया गया, उसके हाथ में अधिकार नहीं है। जो नया बन रहा है वो लोग देते हो वहाँ रिपेरेशन कि तुम्हें मंत्री ना बनाओ किसी और को बना दो, बोला दे रहे हैं कितना चाहिए? नेपोलियन जो नया बना वो ये दे नहीं देगा, राजा बनाया जा रहा है। चलो सो आप ये 5 पॉइंट्स लिखिए, द पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। सर मुझे एक कॉपी फ्रांस एंड सर ये पेज कर लेते हैं। चलो फ्रांस एंड फ्रांस कौन सा होता है? लास्ट पॉइंट में फ्रांस एंड नॉर्थ फ्रंट ऑफ फ्रांस एंड जेनोवा। सर हमने यही 5 पॉइंट लिखे। सर 2 मिनट दोगे? ट्रीटी ऑफ वियना के सर क्या आप एक बोलते बार देख लो सर, क्रोशिया वहीं पे है क्या? तो जो यहाँ पे हाँ। हाँ वो तो वही बुक है। है। सर बुक में तो कहाँ पे है? मैं पेज में रूसिया को पूरा भाग दे रखे हैं ना। उसमें चैप्टर ही खत्म हो गया। चलो चाइना का आ गया। ये सर 20 पे है सर। सेकंड का पता नहीं यूनिटी पे भी नहीं है सर, ये तो यूनिफिकेशन सब जर्मनी का मैप है बस। तो चलो मैं 9 पे लिखा ये लो। सर थोड़ा सा टाइम दीजिए प्लीज। टाइम तो मिल जाएगा। सर एनेक्स को कोई आसान वर्ड लिख सकते हैं? नेक्स्ट का मतलब हथिया लिया गया, ग्रैब, स्नैच। ग्रैब अंडर रूल ऑफ। नहीं मैं नहीं दिख रहा। सर साइड पे हो गया। ठीक है। सो सर मेरा एक पॉइंट अब देखिए इसमें कंट्रीज में नेशनलिज्म आया। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखेंगे कि लोगों ने कैसे इसके लिए रिवॉल्व किया और नेशनलिज्म अब नेपोलियन से देखो। पर रॉबेस्पियर को लुटनाइज, उसके बाद कहाँ कन्वेंशन डायरेक्टरी आई, जो डायरेक्टरी 5 आया, लोगों के ये साथ समझते हो कि नहीं? तो 5 लोग मिलके अब सबसे पहले एब्सोल्यूट मोनार्की आई, फिर फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद क्या आया? दैट इज फ्रेंच रिपब्लिक है, वो कन्वेंशन है, रॉबेस्पियर जो आया है ना। Convention। फिर डायरेक्टरी आई, फिर डायरेक्टरी अच्छा काम नहीं कर पाई, नेपोलियन आया। सर डायरेक्टली में कौन था? 5 लोग थे, ये थे 5। 5 उसी में से चुन लिए गए थे जो कैबिनेट के 5 लोग थे। अब उसके बाद देखो कौन आया, ये नेपोलियन ने अपने आप को प्रोसेशन एज ए किंग ये ऑफ नेपोलियन एज ए है बीच में। रूलर ऑफ फ्रांस, तो उसने अपने आप को रूलर घोषित कर दिया। ये है नेपोलियन।
अब ये एक देखो ये नेपोलियन है। हाँ सर देखा मैंने तो। एब्सोल्यूट मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर कन्वेंशन आया, फिर डायरेक्टरी आई। जब डायरेक्टरी भी नहीं चल पाई तो उसका लाभ उठाते हुए जो मिलिट्री हेड था नेपोलियन, उसने वहां पर अब शासन करना शुरू कर दिया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज किंग ऑफ फ्रांस इन 1804। ये नेपोलियन बोनापार्ट है। He was very ambitious leader and good orator. सर ये तो He was आर्मी a का believer बहुत- of expansion of territories and modern. आर्मी का सुप्रीम कमांडर था और उसने मैसेंजर था सर ना? मैसेंजर था ना। मैसेंजर डाकिया था। डाकिया से दिखाया जाता है, डाकिया नहीं बोलते हैं इसे। वो दिखाया जैसे डाकिया अपनी चिट्ठियां छोड़ देता है, उसी तरीके से इसने अपनी टेरिटरी छोड़ी। ऐसे कम कर दो। गोली मार के डाली। ज्यादा कर दो। मैं ज्यादा कर दो। सर अब कम कर दो इसे। ठीक है 28 और कम कर देना। हाँ सर मतलब ज्यादा कर दो। हाँ बस ये रुक दो। कर दिया। चल अब देखो ध्यान से देखिए। Modernization. He has done some modernization in Europe. That So you is can- can- named on behalf of अब him. modernization He का है proclaimed अगला question। in a procession as a king of, as a ruler of France. So उसने अपने आप को रूलर घोषित कर दिया। कन्वेंशन भी चला गया, डायरेक्टरी भी चली गई, अब मिलिट्री का शासन हो गया। सो दिस नेपोलियन ने मिलिट्री पावर बढ़ानी शुरू कर दी और उसने लगभग यूरोप के 80% टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया। अंत में वो इजिप्ट तक पहुंच गया। एंड दिस इज द फोटो दैट इज सीरिया में इजिप्ट है। सीरिया encountered तक पहुंच गया। the statue. आप So ये this देख is the रहे हैं। region which is in green color. 80% of It Europe. is 80% यूरोप जो captured by है, वो capture Napoleon. सर वो लेवाना सर ये Most of the region of Europe was Russian. Other than Russian Empire, it was all captured by. क्या सर ये कहीं कहीं पे कम Light लाइट green वो इस तरीके से किस किस ईयर में उसने जीता है। सर इस ईयर हाँ सर एक बार 90 बुक में देख लो। नहीं कुछ और क्या? सर वो उसका जर्मनी फ्रांस के पास है। वो हम देख लेंगे। जर्मनी का है। इटली। ऊपर में होता है ना, ये देखो। सर के पास इटली है। आप ये देखो ना। जर्मनी होते हैं। अरे ये देखो, ये फ्रेंच एम्पायर है और ये प्रूशिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया ये है प्रूशिया। ठीक। हाँ। और ऊपर कौन है? स्वीडन, डेनमार्क है। अच्छा इधर देखो, यही कहीं यही नीदरलैंड होगा। जो हाँ ये इस तो नाम फ्रांस से- के जस्ट ऊपर। ये नीदरलैंड White नहीं color। होगा। हाँ सर वही ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा ऊपर वो देखो ना नीदरलैंड। वो नीदरलैंड। ठीक है, और यहाँ नीचे देखो इटली दिख रही है। रीनेलैंड। कहाँ पे? ये इटली, कहाँ पे? ये स्पेन है, ये इटली है, और ये कौन से हैं? सार्डिनिया, पिडमॉन्ट। पिडमॉन्ट, ऑटोमन एम्पायर, जहाँ पर तुर्क लोग रहते हैं, जो खलीफा है, जो मुस्लिम्स रहते हैं। सर यहाँ पे तो सार्डिनिया के ऊपर भी एक और यही रोम है। ये क्या बताओ? रोम। रोमन साम्राज्य, वही इटली। इटली की राजधानी रोम है। रोमन इटली। सर ऑटोमन एम्पायर में से कौन सी कंट्री आती है? ऑटोमन एम्पायर में अभी टर्की आती है, लेकिन ये ऑटोमन एम्पायर ने भी बहुत बड़ा एम्पायर बना लिया था खलीफा लोगों ने। फिर बाद में उनको कर्व कर दिया और इनसे हमने ग्रीस को आजाद कराया। फिर हम हमने? इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस देखेंगे, मतलब जिन लोगों ने कराया, यूरोपियंस ने, इंग्लिश राइटर ने कराया। ठीक है, तो आपने ये देखा, तो इसमें अब हम आगे देखेंगे। ये यहाँ से देखो, यूरोप के 80% टेरिटरी। सर इसका हम लोग को कोई बात अच्छा, नहीं, इतना आगे? हाथ रख गया। पैलेस ऑफ यहाँ देखो, अब वो सब which is in green color. It is captured by Napoleon. इसमें सब आपको दिख रहा है कि कौन कौन Most of the region of Europe was Russian. Russian Other than Empire Russian है। Empire, it was all यहाँ captured by Poland है। Napoleon. Sweden भी And है, modernization Poland है। was also done. But on the other side, heavy taxes were levied on common people. This is how Napoleon defeated in वाटर, Waterloo. सर्दी है, बर्फ पड़ रही है।
लोग ठंड से मर गए बहुत सारे So, सिपाही। रशियन फोर्सेस से जब ये हार गया, ये बैटल ऑफ वाटरलू बहुत फेमस है। इसमें नेपोलियन की 1814 में पराजय हुई, नेपोलियन की defeated, and most of the territories which were मतलब पराजय हुई लेकिन वो राज्य करता रहा। 1815 में वियना की संधि हुई। Allied forces, so France remained Russia and प्रूशिया की थी। प्रूशिया आजकल जर्मनी कहा वो जाता देख है। रहे हैं ये क्या है? नेपोलियन को देश निकाला दे दिया गया, नेपोलियन was exiled and it leaded to death. उसके Some बच्चे are खड़े हैं। telling that the Napoleon was arsenized, उसको आर्सेनिक दिया गया, जहर दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। बोलो क्या बोल रहे हो? जेल नहीं गया? नेपोलियन जेल गया, जेल जाने के बाद वहां से भाग आया, 100 दिन राज किया फिर से, और फिर उसके बाद उसको धीरे से एक जहर दे देकर मार दिया। जहर अब उनके जो दूसरे शासक थे, फिर से फ्रांस पे राज्य किया, मोनार्की हटा दी। ओके सर वाटरलू 1814 में स्टार्ट नहीं सर 1804 में 1804 में तो बना था, पैदा हुआ था। अभी बना था वही तो बना बनते था ही रहेगा। बना था वो 1814 में वाटरलू आ गया, 15 तक के बीच में शासन हाँ, में सिविल कोड हुआ था। वो यहाँ जाता है तो उधर थोड़ी ना जाता है। एक साल में Allied forces ने अब बात देखो इधर। 1815 में नेपोलियन से संधि की, that is known as Treaty of Vienna। अब ये वियना देखो, ऑफ वियना की पहले संधि सुन में लो, फिर बाद में नेपोलियन सारी को क्वेरी हटा सॉल्व दिया करें। गया और लुई 18 को वहां का राजा बना दिया ये गया। ट्यूलरी कहाँ का पैलेस है? इसमें कौन लोग रहते थे? अरे ऐसे 16 से पहले वाले लुईस 14 तक के लोग रहते थे। 15 के बाद से रहने लगे ना वर्साइलिस में। अब ये वर्सनीज देखो, 16 के बाद लुई 18, तो ट्रीटी ऑफ वियना पैलेस ऑफ ऑस्ट्रिया ट्यूलरी में ये देखो, साइन की गई, नेपोलियन को देश निकाला दिया गया। एंड दिस इज अदर पैलेस ऑफ ट्यूलरी, जो वहां के राजाओं का महल था। पैलेस ऑफ वर्सलीज एंड ट्यूलरीज, these were the two palace in Paris, France। तो इनकी भव्यता को आप देख सकते आप हैं। देख सकते हैं ये सोने का महल है वर्सलीज। हाँ, This is palace of Tuileries। सर लवरी हो गया। It was also attacked by French people in Second Revolution। ये वर्सलीज है, So दो महल है। such was the magnanimity of palace of Versailles। मैग्नानिटी भव्यता, शानो शौकत। Still, it is a world-seeing place। सोने का नहीं है। अब यहाँ देखो जमीन, हमें तो सोना ही Now you लगा। can see the interior of palace of Versailles, how magnificent it is। पेंट भी तो हो सकता है। हाँ, ये देखो कितना बढ़िया महल है। So this is interior of palace of Versailles। This is the scene in which Louis 16 was। अच्छा। फिर नेपोलियन उसके बाद आया। नेपोलियन ने टेरिटरी बढ़ाना शुरू किया, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज को जीत लिया, तो सारे यूरोपियन ये आपकी कंट्रीज ने बुक में है। Allied force ये बनाकर बोलो किसके द्वारा उसे, बनाई गई है? हटा दिया। ये चित्र दिखाया गया है जब फ्रेडरिक सॉरी, फिर से देखो, जिसमें ये दिखाया जा रहा है, the painting of the liberties ये बताएंगे, सही बता रहे हैं। कार्ल कास्पर। कार्ल कास्पर, ये नाम याद रखना, ये आने वाला है। पेज नंबर जितनी पेंटिंग के बनाने वाले उनका नाम सब आएगा एग्जाम में। कार्ल कास्पर की पेंटिंग है। इट इज शोइंग दैट हाउ द टॉर्चर इज गोइंग ऑन साइड बाय साइड एंड दे आर नरेटिंग दैट वी आर द मॉडर्नाइजर। हम तुम्हारे मसीहा हैं और साथ बगल में वो किसानों को मार रहे हैं। सर ये तो अलग है सर हमारी बुक में। हाँ सर अलग है थोड़ा। लिटिल बिट। और सर ये क्या बता रहे हैं? ठीक हो, देखो किस तरीके से चढ़ा के दंड दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या दिखाया जा रहा है? झंडा लगा रहे हैं। देखो ये अपने आप को बता रहे हैं, चिड़िया उड़ा रहे हैं शांति की, कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और लेकिन उनके नीचे उनको लोड देने के लिए लोग खड़े हैं क्या, जो वहाँ के लोकल पब्लिक हैं, इनहिबिटेंट्स हैं। और साथ में नीचे देखा जाए तो किसानों को मारा क्या जाए। कर रहे हैं?
ये दिखाया जा रहा है कि टॉर्चर इज गोइंग ऑन साइड बाय साइड. हाउएवर नेपोलियन वाज प्रोक्लेमिंग अगेन एंड अगेन दैट ही इज मॉडर्नाइजर एंड ही विल ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस इन देयर लाइव्स. बात समझ में आई? हाँ. कि वो उनका मसीहा है और उनके जीवन में मसीहा का मतलब है जीवन देने वाला. ईसा मसीह, कौन है? Savior. okay, and ultimately he will only save them from any fear. नेपोलियन हाँ ऐसा बोला. तो फिर लेकिन कर तो वैसा नहीं रहा, नीचे तो टॉर्चर कर रहा है. देखो टॉर्चर का हो रहा है, सब तो हंस रहे हैं. अब देखो ऐसा ही है. वो देखोगे अगर सही अच्छा पिक्चर दिखा देंगे. नेपोलियन कहाँ पर है? नेपोलियन इसमें थोड़ी ना होगा, उसकी सेना है, वो अलग अलग कर रही है लोगों को टॉर्चर कर रही है. आगे देखो दिखाया है कि टास्क का नेपोलियन देखें ना, इस नीचे सुल्तान के नाम पढ़. पर कैसे लोगों पर अब अत्याचार. देखो एंड दिस इज ट्रीटी ऑफ वियना, यहाँ जिसमें जो देखो एलाइड बेटा. फोर्सेस हैं, ऑस्ट्रिया, क्रोशिया, ऑस्ट्रिया ब्रिटिश, पर zoom out रशिया, कर. सबने मिलकर ये कौन है? जर्मनी की पावर को कम किया और लुई उससे 18 लुई सर 18. ये तो 16 की तरह दिखता है. बहुत अच्छी बात है. बहुत गंदा दिखता है. लुई नहीं सर, 18 सही दिखता सुनो, लुई 18 वहाँ का कौन बना? फिर से Constitution और फिर उसके बाद और कौन आया ये जरा देखो. जीते हुए क्षेत्र वापस छीन लिए गए. अल्टीमेटली चार्ल्स टेन बना. लुई 16 के बाद चार्ल्स टेन आ year गया. was of Louis 18 and this is 18 Charles का आ गया. 10 became the king of सर 18 का आ France. गया. लुई 18 का पीरियड. चार्ल्स 10 ने दिखाया लोगों नहीं. के और प्रेस के अधिकार चार्ल्स टेन क्या था? लुई 18 राजा बना. कितने दिन थे? रहा होगा साल 2 साल. हाँ. चार्ल्स टेन खूब चला. चार्ल्स टेन की यहाँ 18 के पर बाद आया चार्ल्स. चार्ल्स टेन का यहाँ पे एक टाइमिंग भी बताया गया है. अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो. आप जब देखोगे तब पता ऐसे चलेगा. 2-3 मिनट में सर सर पहुंचा सर सुनो. 19 नहीं आया. यहाँ से देखो ये धार के नाम पर कैसे लोगों पर 15 से उसने शासन एंड किया. दिस इज ट्रीटी ऑफ लुई वियना 18 अब देखो. जिसमें जो एलाइड फोर्सेस हैं, ऑस्ट्रिया, क्रोशिया, ब्रिटिश, रशिया, सबने मिलकर जर्मनी की पावर को कम किया और उससे जीते हुए क्षेत्र वापस छीन लिए गए. अल्टीमेटली चार्ल्स 10 तो आफ्टर लुई 18 सर आप बोलोगे कि ज्यादा किया. लुई 18 9 साल किया. तो लुई वो 15 से 24 तक किया. तो ये कहीं लिख लेना हाँ. कि लुई 15 हमें याद नहीं है ना इतना कि इसके बाद ये चीज याद है. तो 15 से 24 तक लुई 18 देखो ना यहाँ पे 9 साल करने के बाद फिर चार्ल्स 10 आया. सर फिर 19 के नहीं आया 18 के बाद. 18 तक इनका अंतिम शासक था. फिर कोई नहीं रहा. ऐसे होता है ना कई बार किसी शासक. तो वो 18 आखिरी था. फिर उसके बाद कौन आया? चार्ल्स. वहाँ 2 डायनेस्टी थी, एक और भी चलती थी. ठीक है. तो चार्ल्स वहाँ का राजा. अब देखो इसका क्या था. 6 साल का चला. चार्ल्स के आने के बाद इसने क्या कोई गलत काम किया क्या? जरा देखो तो. घोड़े पे बैठे हैं. सबसे नीचे ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं. टेकन अवे द फ्रीडम ऑफ प्रेस. किसी का ध्यान नहीं गया. इन्होंने बताया कि सेंसरशिप लगाई. हाँ. इसने लगाई. वो पढ़ा. इसने थोड़ी लगाई, नेपोलियन ने लगाई. ये बहुत अच्छा बता रही है. ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन कब हुआ यही हाँ. तो. सुनो, जब धीरे धीरे अब क्या हुआ, कंजर्वेटिव का शासन आ गया. तो इसने क्या किया, फिर उसके बाद लुई 16 आया. फिर एक बार ये खींचने लगा लोगों पर, फिर से प्रतिबंध लगाने लगा. और ये चार्ल्स 10. तो चार्ल्स 10 ने क्या किया, क्या वहाँ के प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी. सेंसरशिप क्या? सेंसरशिप का मतलब है प्रेस हमसे बिना पूछे कुछ भी छाप नहीं छाप नहीं तो सकता. गवर्नमेंट लगा सकती है. अब जरा देखो चार्ल्स 10 के बाद क्या हुआ. इसके बारे में In last figure was of Louis 18 and this is Charles 10. ये देखो. Became the king of 6 साल France. रहा है. चार्ल्स देखो. 10 ने लोगों के और प्रेस के अधिकार छीन लिए, जिससे जुलाई रेवोल्यूशन हुआ. ये बहुत फेमस इम्पोर्टेंट है. रेवोल्यूशन. इसको आप बताइए. जुलाई रेवोल्यूशन It is आपकी बुक also में, known as Greek Revolution. जो जुलाई रेवोल्यूशन ही आपकी बुक का मुख्य रेवोल्यूशन, इस पर भी क्वेश्चन दिखाएंगे. क्यों हुआ? क्योंकि चार्ल्स 10 ने क्या किया, लोगों के प्रतिबंध कर दिया. प्रतिबंध लगा दिया. Censorship. प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया, सेंसरशिप लगा दी. तो लोगों ने क्या किया, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उस पर अटैक किया. और ये अटैक किया गया जुलाई में. वास्तव में इसका शासन कब से कब तक था चार्ल्स का, बताओ याद है? 24 to 30. तो जुलाई रेवोल्यूशन जुलाई 1830 में हुआ. बोलो, याद रहेगी बात? यस सर. बोलो. Sir, हाँ, तो जुलाई 19
देखो जुलाई हमें अभी डे नहीं पता है, जे डे आपकी बुक से देख लेंगे, लेकिन जुलाई 1830 में क्या हुआ, सारी जो बिल्डिंग्स थी उन पे अटैक किया गया और इसको हटा दिया गया। ये सेकंड रिपब्लिक कहा जाएगा। सर सेकंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। सेकंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट फ्रेंच, हाँ सर ये आपने बोला ना कि सेंसरशिप लगा तब जाके वो क्या बोलते हैं उसको, किस पर टांग था? सेंसरशिप हुआ तो लोग इससे खुश नहीं थे। लेकिन सर सारे लोग सब प्रेस में थोड़ी थे तो सब सारे लोग प्रेस में नहीं थे, इसने धीरे धीरे लोगों पे अंकुश लगाना शुरू कर दिया। ये सब प्रतिबंध। प्रतिबंध यानी लोगों के जो राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स, उनको कर्व करना शुरू कर दिया, सो दैट पीपल वर डिस्प्लीज्ड एंड नाउ दे हैड अटैक ऑन गवर्नमेंट सर बिल्डिंग्स। लेकिन सेंसरशिप इसने पूरी नेपोलियन ने लगाया। अब वहीं पे पढ़ी रहो, कितनी बार लगती है कितनी बार हटती है। आप कह दो नेपोलियन ने लगाई थी, नेपोलियन के बारे में कहीं नहीं लिखा, वो मॉडर्नाइजर था, सेंसरशिप लगाई, ऐसा कहीं नहीं लिखा। आप अपने मन से बता दी, दिखा दीजिएगा। सर था ऐसा, अगर लगा दी तो ठीक है, लेकिन इसने लगाई। जो इमीडिएट कॉज होता है वो देखा जाता है, समझ में आई? उसको मॉडर्नाइजर के तौर पर देखा जाता है तो हम लिखेंगे। बट इसने जो सेंसरशिप लगाई उससे क्या चीज हुई? क्या फ्रेंच का सेकंड रेवोल्यूशन हुआ? ये सर बहुत जुलाई सारे शासक लगाते हैं, कोई एक के नाम पे लेके आप बैठ थोड़ी ना जाओगे। बोलो, तो अभी लिख रहा है कि नहीं सेंसरशिप लगाई? देखो नीचे क्या लिखा है, सेकंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन जुलाई। फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था बास्टील जेल पे जब अटैक हुआ 14 जुलाई 1789 वो था फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। प्रथम फ्रांसीसी क्रांति, अब ये कौन सी आ रही है? द्वितीय फ्रांसीसी क्रांति, जो कि चार्ल्स टन के इस तरीके से फ्रेंच सेंसरशिप लगाने के बाद आई, जब उसने मीडिया पर और प्रेस पर क्या किया? प्रतिबंध लगाया, तब फिर आई। अब जरा ये देखो जुलाई रेवोल्यूशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर का, पढ़ो। ये देखो, जब वहाँ राजा बना उसने सबके अधिकार छीन लिए, तो लोग सड़कों पर उतर आए कि प्रेस की फ्रीडम हमको चाहिए। तो ये जुलाई 1830 रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांस का सेकंड रेवोल्यूशन है। फर्स्ट रेवोल्यूशन बास्टील जेल का है जो 1789 में था। ये देखो, सेकंड रेवोल्यूशन जुलाई 1830 का कौन है? ना लुई फिलिप वहाँ का उसके बाद राजा बना जुलाई 30 रिवॉल्यूशन के बाद। ये देखो, अब इसके बाद इसका जो पिछला चित्र था, जब जुलाई रेवोल्यूशन आया तो अभी एक थोड़ा सा पहले देखोगे तो लुई फिलिप वहाँ का राजा बना। कौन बना? लुईस फिलिप। ठीक है, ये जुलाई रेवोल्यूशन आया, ये है। अब देखो, ये लुई फिलिप जाना जाता है। ये फ्रांस का सेकंड रेवोल्यूशन है। फर्स्ट रेवोल्यूशन बास्टील जेल का है जो 1789 में था, और ये सेकंड रेवोल्यूशन जुलाई 18। तो ये कौन राजा बना बताओ? ये देखो 1830, ये कितना ज्यादा सर राजा 18 था। साल। अरे देखो, लुई फिलिप है ना, तो इसने बहुत अच्छा शासन चलाया होगा, तभी तो ये इतना रहा। क्या ये तुम बता सकती हो कि जो अंतिम फ्रांसीसी क्रांति हुई है वो कब हुई है? 1830 सर 18 जुलाई 1870 बता रहे हो। क्या बताना है? बहुत अच्छा बताया, क्योंकि 1830 पे सेकंड हुई। हाँ। और जैसे हमने इनसे पूछा थर्ड कब हुई, तो उन्होंने कहा नेपोलियन 3 के समय। लुई फिलिप है ना? 1852 ये देखो, ये भी अच्छा जानते हैं सर, कि नेपोलियन 1870 3 में नेपोलियन 3 के समय। अभी ये बताया जाएगा। देखो भाई, ये वीडियो हम भेजा है सबके पास, तभी तो जानते हैं। अरे सर, ऐसे कैसे जान रहे कि 1870 में हुआ, ये भी बता रहे हैं। अरे यार मैंने कुछ बताया। अच्छा, अब हम लोग भी देखें। तो जब वहां पर जुलाई रेवोल्यूशन हुआ तो कौन आ गया बताओ शासन? लुई फिलिप। सर वही नेपोलियन। लुई फिलिप। कौन आया? लुईस फिलिप है ना सर? देख लो ना, लुई फिलिप्स। फिलिप बोलिए। और बोलो 1830 से ये कब तक शासन करता रहा? 1848 तक शासन करता रहा। अच्छा, जो इसके पिछला वाला शासन था वो कंजर्वेटिव्स का था, अब ये लिबरल आ गए। अच्छा, ये लुईस इनको क्विक चेंज चाहिए। क्विक चेंज, खूब आजादी दे दी, सब लोग आजाद। ये लिबरल है सर? लिबरल, जब भी रिवॉल्यूशन आएगा लिबरल ही आएंगे। हाँ। ये पहले वाले में कंजर्वेटिव आ गए थे, वो बास्टील जेल के बाद, क्योंकि वो डर रहे थे ना मन ही मन में कि राजा को हटा देंगे तो क्या होगा। लिबरल उस समय उतने बढ़ नहीं पाए थे। लिबरल तो धीरे धीरे उनमें हिम्मत आती है, ये सर एक गैंग है ना? तो अब जरा देखो, ये कौन है? नाउ लिबरल। अगर जब मैं बताऊंगा कि लिबरल केम इन पावर, तो जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद लिबरल केम इन पावर, ऐसा क्वेश्चन है, तुम्हें दिखाऊंगा अभी, ठीक है कि नहीं? अब आगे देखो कि इसके बाद, अब देखो 30 का है।
नाउ लुई फिलिप वहां का उसके बाद राजा बना जुलाई 30 अब जरा रिवॉल्यूशन के बाद, और वहां का लास्ट देखो, हमने आपको क्या बताया कि 48 तक की कहानी बताई, फिलिप तक, हाँ। लेकिन आप सोचोगे ये तो 52 है, 4 साल का। तो 4 साल अव्यवस्था रही और कई शासक बदलते रहे। छोटे मोटे शासकों का तो कोई नाम ही नहीं लिया जाता रूलर्स का। फिर उसके बाद कौन आया? नेपोलियन, जैसा कि गजेंद्र ने बताया। 17 अरे लुईस देख लो। 18 साल। नेपोलियन 3 आया। नेपोलियन हाँ। के साथ कब मिल गया? सो नेपोलियन 3 लुई नेपोलियन बोनापार्ट। सर इसमें ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि लुई वहां की उपाधि है। आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं है इनको, शिवम को। उन्होंने कहा लुई या इस तरीके से जो जगह जगह है इनैमुअल, वहां की उपाधियां होती हैं, तो उन्होंने कहा कि लुई नाम लगा है नेपोलियन। जैसे रशिया में तिसार था, है ना, तो जार, जार उपाधि होती है। तो ऐसे ऐसे उपाधियां होती है। तो लुई नेपोलियन बोनापार्ट, वही नाम तो नहीं होगा ना नेपोलियन 3 का। तो ये कब से कब तक रहा बताओ? 52 सर, से 70 में आते ही इसने फाइनली जब रिवॉल्यूशन हुआ, उसने कहा ओके नाउ फ्रांस इज कंप्लीटली रिपब्लिक, और उसके बाद से आज तक रिपब्लिक है। कभी भी वहां मोनार्क नहीं आ सके। समझ आई बात? तो मुझे ये अच्छा यानी लगता था। फाइनली इसने खुद ही छोड़ दिया। अब जरा पढ़ो थर्ड रिपब्लिक, देखो ये इसका नाम देख लो, नेपोलियन। लुईस नेपोलियन बोनापार्ट। अच्छा, कोई मुझे 4 राजाओं के नाम बता सकता है? मैं नाम बता तुम ही सकती बता हूँ, दो। मैं नेपोलियन बोनापार्ट के बाद के 4 राजाओं के सर, नाम मैं बता दो। लुईस 18, हाँ, और फिर चार्ल्स फिलिप, चार चार- सब चार- लुईस फिलिप चार्ल्स चार्ल्स फिलिप और नेपोलियन 3। बोलो चारों। मैं बताऊं? लुईस 18, लुईस फिलिप, चार्ल्स 10, लुई 18 के बाद मैं बताऊं रुक जाओ। 18 कोई के और गया? चार्ल्स 10, हाँ। लुईस फिलिप हाँ, और नेपोलियन 3। चारों बता दिए ना। अब देखो आगे की बात। ये। राजा नेपोलियन 3 बना। उसके आगे बाद देखो। नेपोलियन 3 के बाद फिर से फ्रांस में थर्ड रिवॉल्यूशन हुआ। फिर से और 3 रिवॉल्यूशन में। के बाद फ्रांस फुल फ्लेज एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, डेमोक्रेटिक सर, कंट्री बन गया। रिवॉल्यूशन फ्रांस में नेशनलिज्म आ गया। तो कुछ फर्स्ट गड़बड़ी की रिवॉल्यूशन होगी। बास्टिलियन का हमें ये है। नहीं सेकंड हमें ये नहीं पता ना कि क्यों कुछ गड़बड़ी की होगी, या पब्लिक देख रहे होंगे कि हमें अब नेशन चाहिए, हमें किंग मोनार्की नहीं चाहिए, राजा नहीं चाहिए। तो मोनार्की से हटने के लिए भी रिवॉल्यूशन होता है ना कुछ डिसकंटेंटमेंट होते हैं लोगों में, असहमतियां होती हैं, संतोष होते हैं। तेरी अच्छा था कितने साल तक किया। अच्छा होगा, लेकिन मोनार्की तो कभी भी अच्छी नहीं होती ना। तो इस तरीके से लोगों ने अपना शासन वापस ले लिया। ये देखो फ्रेंच रिपब्लिक। सर ये 3 वाला भी नेपोलियन 3 भी ये था क्या? मोनार्क क्या? एब्सोल्यूट मोनार्क था क्या नेपोलियन? सब मोनार्की है, मोनार्की लुई है, नेपोलियन है, ये सब क्या है? कहीं ना कहीं नेपोलियन के वंशज हैं। तो उस तरीके से वो दूसरे। अब आगे देखो, बोलो फ्रांस की क्रांति समझ में आ गई? 1830 का है, और थर्ड रिवॉल्यूशन नेपोलियन 3 के समय का। ये देखो, सर, ये क्या जो लास्ट सिटीजन ट्यूलरी पैलेस में क्या कर रहा है? ट्यूलरीज पैलेस पर लोग कैसे अटैक। सर जूम करना। ये देखो, ट्यूलरीज पैलेस पर 1792 में। अब ये हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। ये 1792 पहले की घटना है, क्योंकि जो जुलाई रेवोल्यूशन है वो भी कब हुआ? 1830 में। और उसके पहले 1789 में क्या हुआ था बताओ? 1789 अच्छा ये बताओ, जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे के समय में हुआ था ना, उसने भी तो बहुत कुछ आक्रमण करवाया ट्रेन था। ऑफ कैडेट। तो वही 92 का टाइम है। 1914 to 19 सर 92 से सर 19 समझ में आई बात कि 92 नहीं? से मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे के पहले कौन था? मैं बताऊं? लुईस लुईस XVI। 16। उस समय ट्यूलरी पे जो आक्रमण हुआ था। अच्छा ये हाँ। तब- हाँ सर वो सर आपके लिए समझ आई बात अरे कि ये नहीं? लुईस 14 की सर तरह रॉबर्ट के ने सर उसको पकड़ लिया था सर हाँ? 16 को। क्या सर इसने पकड़ लिया था लुईस 16 को इस पहले से। वो सब ठीक है, बहुत सारे लोगों को मैसेज किया गया सर था। लुईस 14 की तरह। और ये सर लुई आगे 14 भी जैसा कि कुछ आप शिवम से ज्ञान ले सकते हैं। अब ये सब वही दिखाया जा रहा है ट्यूलरीज पैलेस पर अटैक यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जो वहाँ का एक दूसरा महल था, एक प्रिंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्सलीज था और एक पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। तो इन पर लोगों ने अटैक किया। अब आगे बढ़े। एंड देखो इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई, आ गई। लेकिन
तुमको इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, तुम्हें तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे इंटरेस्ट है। कैसे उदय हुआ, ये जो बिस्मार्क, यहाँ के मिनिस्टर बिस्मार्क में इसमें बहुत योगदान है। इट इज फ्रॉम 1814 to 18 क्या सर हमारा जो एग्जाम है ना उसमें यूनिफिकेशन नहीं है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं है? कोई भी नहीं है सर बोर्ड्स में है बट इस वाले एग्जाम और क्या सर है? हमारा यही है। सर बालकन पढ़वा दो, उसके बाद लिबरल नेशनलिज्म पढ़वा दो। बालकन सारा है, सर हमारा सहारा है आ रहा है ना? तो जस्ट एक बार आप देख लो, जरा सा एक बार देख लीजिए, मैं दिखाऊंगा नहीं लेकिन आपको हिंट मिल जाएगा जर्मनी, 5 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि आगे तो आएगा ना। डर लग रहा है। जस्ट एक बार 5 मिनट में देखो, तब जरा देखो, आसान भाषा में समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर इनके लिए हम बाद में अलग से क्वेश्चन दिखा दें। देखो जैसे जैसे पैरेलल में चल रहा है, तो 1815 से 1871 बोलो, फ्रांस में नेशनलिज्म फाइनली कब आ गया? 1870। तो एक साल बाद यहाँ आ गया जर्मनी में। जर्मनी को प्रूशिया कहा जाता है Yes, sir. ना? तो वहाँ भी एक साल बाद आ गया। 1815 में शुरू हुआ, थोड़ा लेट हुआ। वहाँ तो 79 में ही बास्टील जेल पे अटैक हो गया था, और यहाँ पर जरा थोड़ा सा लेट हुआ 1815। समझो जब नेपोलियन का अवसान काल था, हाँ, नेपोलियन जब मर रहा था तो लोगों में जागृति आई जर्मनी में, प्रूशिया में, कि हमको भी कुछ करना चाहिए, यहाँ पर प्रूशियंस को होते नहीं, ही। हमें भी नेशनलिज्म चाहिए। तो अब जरा देखो यूनिफिकेशन, एक बार पढ़ लीजिए माही, काम अभी 5 मिनट में कुछ नहीं हो जाता, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं क्वेश्चंस, ठीक सर है? आपने ये तो बताया ही नहीं, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन दिखा देंगे। अब आपको बेसिक पता चल गया ना, एक फ्रेमवर्क पता चल गया, तो सारे क्वेश्चन हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दिखाएंगे। लेकिन आप 5 मिनट इसे देखें कि जर्मनी का क्या हुआ। ये देखो 71 that the unification of Germany has taken place। जो पहले का प्रूशिया है, ये देखो, अब यहाँ पर प्रूशिया कहाँ दिखाया जा रहा है, आप लोग देखें, ये देखो। तो इसमें कई चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ देखिए, छोटा हो गया। अभी दिखा देता सर वो ना वो समथिंग मस्टर्ड का रखना। हूँ। ये स्पेन है। अच्छा, ये सार्डिनिया दिख रहा, सार्डिनिया किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज है, 2 सिसिलियों का साम्राज्य है। ये रोम होगा बीच सर में, ये इटली है ना? ये पूरा इटली बन जाएगा। इटली यूनिफिकेशन ऑफ इटली अभी बताया जाएगा। हाँ। अच्छा, ये फ्रांस है, ये बीच में स्विट्जरलैंड है, Yes. ऑस्ट्रिया हंगरी है, पोलैंड। देखो ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑस्ट्रियन एम्पायर में 2 राज्य थे, कौन कौन से थे बताओ? हंगरी और ऑस्ट्रिया और हंगरी। और बताओ रशिया ने किस पे कब्जा पोलैंड, किया? पोलैंड। उसने वहां के फादर्स आप- चर्च को, सुनो, चर्च को बोल दिया था तुम रशियन लैंग्वेज में बाइबल पढ़ोगे। उन लोगों ने विरोध किया, बोला हम तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, पॉलिश में। किसमें बोलेंगे? पॉलिश में। और उस लैंग्वेज के आधार पर उन्होंने अपने देश को आजाद कराया। यानी ये बहुत बड़ी बात है। हाँ ये था पोलैंड, सर। अभी बताएंगे ये आपके में है हाँ। कि पोलैंड की आजादी कैसे हुई। पोलैंड वालों ने अपनी भाषा नहीं छोड़ी, बोला हमारी भाषा ही हमारी पहचान है, कुछ भी कर लो हम भाषा नहीं छोड़ेंगे। कितने चर्च के फादर सब कुछ जेल गए, लेकिन इन्होंने छोड़ा, अंत में आजाद। अच्छा, अब ये देखो, ये बताओ कि ये प्रूशिया है, हाँ तो वहां पर जो नेपोलियन ने बहुत सारे देशों की करेंसी एक कर दी थी, तो इसने भी 39 देशों का एक कन्फेडरेशन बनाया जिसको जॉल्वेरीन के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है। और उसने बोला कि भाई हम लोगों की करेंसी एक है, हम लोग व्यापार एक साथ करते हैं, तो क्यों ना एक साथ हो जाए। तो ठीक है, तो जो ये था इनका 39 कंट्रीज का, ये सब मिल गए और इन्होंने एक जर्मनी बनाया। तो अब हम इसके बारे में देखने जा रहे और हैं। सर जिसने ये कंडक्ट करवाया था उसका नाम है अब ये देख लो कि क्या क्या है, जैसे 3 नाम बता रहे हैं ना, हम उन सब के बारे में देखते हैं कि जर्मनी का यूनिफिकेशन। ये देखो बीच बीच में शिवम वही पे जाना, जर्मनी बन गया। और उस समय 39 स्टेट्स थे जो एक तरीके से यूनिफॉर्म इकोनॉमी में थे। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 39 स्टेट्स, उन सबको जर्मनी में किया गया एकीकृत। ग्रीन ब्रदर्स ने इसमें फॉक टेल्स इकट्ठा की और लोगों को जागृत की। ग्रीन ब्रदर्स ने क्या किया, जर्मनी में जो बहुत लोक कथाएं, लोक गीत होती हैं, किंवदंतियां होती हैं, वो सब लोगों में बताई कि देखो हमारी खुद की संस्कृति है, वी आर शेयरिंग ए कॉमन कल्चर।
तो ग्रीन ब्रदर्स जो भी थे उन दो भाई थे, ठीक है, उन्होंने ये काम किया और लोगों में वो चीज बढ़ा दी। किसी न किसी बेसिस पे तो नेशनलिज्म चाहिए, मतलब लोगों में उसका प्रचार प्रसार किया, पब्लिश किया, जो जैसे कि- कहानियां थी, जैसे हमारे वल्लभ भाई पटेल ने किया ठीक था। है कि नहीं। तो ग्रीन ब्रदर्स ने कल्चर को फैलाया। अच्छा, इसे समझते हो ये कौन है? ग्रीन ब्रदर। ग्रीन ब्रदर नहीं है, चलो आगे। क्या कि कैसे राष्ट्रीयता आ सकती है? द कॉमन एथिक्स, द कॉमन कल्चर पीपल कैन बी जर्मनी, दैट इज द नेशन जर्मनी। इसका नाम बताओ। कैसर विलियम टू वहां का केसर विलियम टू, जिस समय जर्मनी का यूनिफिकेशन हो रहा था। ये So this is the picture of Caesar William II, the king of Prussia. किंग ऑफ प्रूसिया था। तो किंग ऑफ प्रूसिया ने अपने मंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क को ये जिम्मेदारी दी कि तुम्हें ये जो 39 कन्फेडरेशन है सबको यूनिफाई करना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था कि 549 रियासतों को एक साथ करना है। राजाओं के पास ठीक है, जाओ, देखो कुछ राजा 65 ने की मना किया तो जानकारी उसको नहीं है, डेरा गया। लेकिन ऐसे ही क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जर्मनी का राजा कौन था? कैसे विलियम? केसर, जो कैसर है वो वहां के राजा की उपाधि है। हाँ। जैसे लुई होती है उपाधि, कैसर का मतलब राजा होता है। और विलियम उनका वंश चल रहा है, केसर विलियम 1, केसर विलियम 4 तक का ये नाम 2 है ना? हाँ, ये 2 है। तो केसर विलियम 2 हैज, ठीक है, गिवन द अथॉरिटी टू हिज मिनिस्टर। उसके मिनिस्टर का क्या नाम था? बोलो। ऑटो वॉन बिस्मार्क। जरा उसका भी चेहरा देखो। रूसिया ने ही जर्मनी को एकीकृत ये क्या करने की, हुआ? यूनिफाई करने की ये कोशिश। बताओ ये क्या है? इलेक्शन सर हुए थे। 1831 ये सही बता। इन्होंने कहा ये फ्रैंकफर्ट चर्च है वहां का, सर, जिसमें जर्मेनिया की, जर्मन की बात कर रहे हैं ना, क्या ये जर्मन का है? तो जर्मेनिया का बहुत बड़ा चित्र टांगा सर, है। ये चर्च है ना? तो सर, वो फ्रैंकफर्ट। चर्च का फर्स्ट टाइम भाई ये सेंट पॉल चर्च है फ्रैंकफर्ट में। उस शहर का क्या नाम है? फ्रैंकफर्ट। इस चर्च का क्या नाम है? सेंट पॉल चर्च में जो वहां के जितने लोग जीते हुए लोग थे वो इकट्ठा हुए। इलेक्शन तो हुआ ही करते थे इकट्ठे हुए, लेकिन राजा का भी शासन था। राजा कौन था? वेक्टर इमैनुअल 2। और सर, आपको याद नहीं होगा। देखो, सर 1831 में सुन लो, सर जर्मनी का विलियम ये केसर विलियम 2। वेक्टर इमैनुअल तो इटली का था। केसर विलियम 2 था जर्मनी का राजा जर्मन, और उसका चीफ रूसिया का और उसका मंत्री कौन था? ऑटोमन समझ बिस्मार्क। में आई सर बात? किसका राजा था? कैसे विलियम? केसर, देखो जर्मनी का। लिख लो, कैसर के आई है और विलियम। अच्छा, मुझे केसर लगा। कैसर विलियम 2 वो कौन था बताइए? was king of Germany प्रूशिया लिखो, प्रूशिया, किंग ऑफ प्रूशिया। अच्छा, वहां पर फ्रैंकफर्ट चर्च, इस चर्च का क्या नाम है? फ्रैंकफर्ट। सेंट पॉल चर्च, सेंट पॉल चर्च इन फ्रैंकफर्ट। उस शहर का क्या नाम है? फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट। जरा इसको हम अंदर से देखें, और यहाँ पर इनकी असेंबली हुई। सब वो भी ठीक है? दिखवा दो ना ऑटोमन बिस्मार्क वो अभी हम दिखा रहे हैं, इसमें सिर्फ कंफर्म करके दिखाएंगे। सब वही है अभी सुनो, नीचे इसमें क्या लिखा है? कितने मेंबर इकट्ठे हुए? नीचे पढ़ो। सर 1881 831 इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, असेंबल्ड। कहां पर असेंबल्ड हुए? इस चर्च में। क्या? सेंट पॉल चर्च। ठीक है, टू फॉर्म जर्मन नेशनल असेंबली। जैसे फ्रांस में नेशनल असेंबली बनी थी, इन्होंने कहा भाई हम भी नेशनल असेंबली बनाएंगे और जर्मन नेशनल असेंबली, ऐसे बोला। तो असेंबल्ड इन चर्च टू फॉर्म जर्मन नेशनल असेंबली बनाई। 7 साल लगे और 3 युद्ध हुए, ये लोग जीत गए और इन्होंने जर्मन को यूनिफाई कर दिया। देखो किससे किससे इन्होंने युद्ध किया। अब ये सारी बातें देखने की। अब आगे देखो, फ्रैंकफर्ट चर्च आपने बाहर से देख लिया, अब अंदर से देखो। This is St. Paul Church,
where the meeting of German National Assembly was held. ये ऊपर से सेंट देखो। पॉल चर्च का ओवरव्यू है जो ऊपर से दिख बर्लिन रहा है बीच में में। प्रेजेंट है. So now गोल गोल ये it is देखो the in interior view of अंदर St. से- Paul कितना Church सुंदर है। जिसमें वहाँ के 831 इलेक्टेड मेंबर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने जर्मनी नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की. अच्छा अब देखो उन्होंने कहा हम जर्मन को नेशन बनाएंगे. बहुत बड़ी बात है. of contribution of Grimm brothers who contributed a lot towards unification ग्रीन of ब्रदर्स के बारे में Germany. बताया गया. इन्होंने कॉकटेल उन्होंने इकट्ठा की, बहुत सारे कल्चरल चीजें इकट्ठा की, इससे अभी वो बात बताएंगे. जर्मनी को किया. So these were the philosophers who have contributed a lot. अब जरा देखो यहाँ से. This is Frankfurt Parliament. ये देखो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हो रही उसी में हो रही ना. जो सेंट पॉल चर्च में जो पार्लियामेंट हुई उसका नाम क्या रखा गया? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट क्योंकि फ्रैंकफर्ट में हुई थी तो उस पार्लियामेंट का नाम, एक संसद हुई थी ना 31 के. सो दिस पार्लियामेंट वाज नेम्ड एज फ्रैंकफर्ट. सर कौन सा वहीं पर उसी चर्च में जो हो रही है वो वही चर्च चर्च है. में? हाँ चर्च इतना बड़ा था? बहुत बड़ा. बहुत बड़ा। दिस पार्लियामेंट is called was named as Frankfurt Parliament. Parliament. In देखो Church St. Paul. हाँ in St. Paul Church. अरे सर was named as अच्छा ठीक है. The Parliament in St. Paul Church is named. अच्छा वहाँ राजा भी उपस्थित था. Named as Frankfurt. Frankfurt Parliament. अब देखिए सर राजा कहाँ पे बैठता था? राजा बीच में बैठता था तो सर जहाँ पे flag- यहाँ पर है और ऊपर जर्मेनिया देख रहे हो आपकी बुक में फिगर है. हाँ सर, हमने दिखाए तो वहाँ देखो वो किसने बनाई है फिगर. सर ऊपर भी लोग बैठे हैं अरे आपकी जो फोटो है ना ऊपर वाली जर्मेनिया, ये देखो ये किसने बनाई. उस राइटर का नाम फेमस है सर खूब. नहीं लिखा रहा है। ऊपर सेंट नहीं। पॉल। नहीं अरे वो तो जर्मेनिया की पेंटिंग किसने बनाई. सर ऊपर भी लोग बैठे हाँ, हैं ये किसने बनाई है. अबे वो तो चढ़ते थे. सर भगवान की हम आपको दृष्टि बताएंगे इसमें आएगा. इसमें नाम दिया जाएगा. अभी हम बताएंगे आपको पेंटिंग किसने बनाई. अच्छा ये देखो फिर सब लोग जो 831 मेंबर थे ना, बोलो कौन बैठा था मुख्य सिंहासन पर. कैसर विलियम टू. और पीछे कहीं पे बैठा था उन लोगों के साथ कैसर विलियम 4. बहुत अच्छा. सर यहाँ पे दिया है जैसे इन्होंने बताया लोरेंस। ये बहुत अच्छा उन्हीं के डिसेंडेंट है, लेकिन अब वो तो कोई राजा था. सर इस पेज पे दिया है नाम। किसका नाम है. किसका नाम है? सर पेज नंबर 25। किसने बनाया. सर क्लास हाँ? सर लोरेंस क्लास क्या नाम है. लॉरेंस क्लासन। लॉरेंस क्लासन. हाँ ये लॉरेंस। क्या अब ये अलग बनाई है पेंटिंग, लेकिन इसमें अभी आएगा. अभी मैं बताऊंगा. सुनो मेरी बात. तो अब जरा इधर सुनोगे फिर रह जाएगा. तो उन्होंने ऑफर किया गुपचुप तरीके से केसर विलियम 4 से. सुनो हाँ नेगोशिएशन कि बताओ हम लोग नेशनल असेंबली बना दे, तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना देंगे, एब्सोल्यूट मोनार्की से छुटकारा दिलाओ. उसने कहा तो उसने कहा मेरी जूती भी ना बने, मैं तुम्हारे अंदर में बनूंगा क्या. मतलब क्या फिर? मतलब उसने कहा कि हम तुमको केसर विलियम 4 को ऑफर दिया. बुक में लिखा है आपके. केसर विलियम 2 ने 2 ने नहीं, 2 तो राजा ही था. कॉन्स्टिट्यूशनल 831 इलेक्टेड मेंबर्स अच्छा कि तुम राजा बन जाओ और हमारा रहेगा नेशनल असेंबली. ठीक है. तो नेशनल जनरल उन्होंने यहाँ सोचा ना जनरल नेशनल असेंबली बनाने की. तो अब तुम राजा बन जाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलाते हैं. उसने सीधा रिजेक्ट कर दिया. बोले मेरी जूती भी नहीं बने. हाँ बुक में आप पे सर लिखा हुआ है. केसर विलियम सर थर्ड नहीं आया, सीधा 4 आ गया। 4 सब कुछ रहते हैं, लेकिन वहाँ पे वो हैं. ठीक है. केसर विलियम 3 होगा, 4 होगा, 4 को ही ऑफर दिया. नेपोलियन आया था तो उसका बच्चा भी वहाँ पे था. चलो इतनी बात समझ में आई. अब जरा इस चीज को पढ़ो. सर जुलाई रेवोल्यूशन लिखा हो। वो सब दिखाएंगे. ये देखो इसमें क्या दिखाएगा. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है जर्मनी की. यस सर. सर वो आग जैसी क्या बनी है?
आग नहीं, वो पर्दे लगे, ऊपर जर्मनिया है और जर्मन का वो 2 फ्लैग दिख रहा है ये बीच में, ये देखो जर्मन फ्लैग, उल्लू लग रहा ठीक है। नहीं अब ये देखो हेड इन सेंट पॉल चर्च। अभी पीछे के चित्रों में दिखाया गया कि सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट सिटी में था। वहां पर ये एक कौन है? जर्मेनिया की बहुत बड़ी तस्वीर लटकाई गई कॉटन में, और सर, ये ऑटो वन बिस्मार्क इट वाज द मिनिस्टर। देखो ऑटो वन बिस्मार्क कर देखो, अच्छा ऑटो वन मैं ऑटो वन बिस्मार्क वाज मिनिस्टर। सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये बोलने बिस्मार्क ऑफ इंडिया, देखो हाँ, तो कितना मैंने शिवम भी- जानते अच्छा हैं। आयरन मैन बोला सर, ये वाह। गलत बात है। देखो कैसे जानते हैं, क्योंकि जैसे बहुत बड़ी बात है, नहीं तो ऐसा कौन बोल पाता है। लोग आयरन मैन लौ पुरुष कहा करते हैं, और लेकिन इन्होंने पकड़ लिया कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, कि समझ आई बात कि नहीं, कि जैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन किया ऑटो वन बिस्मार्क ने, तो सरदार पटेल को वही सम्मान देता, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। क्या बात है। क्या तो बात है। इसलिए ऑटो वन बिस्मार्क। सर एक बार गूगल पे सर्च मार लो कि वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला गया होगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया ही है। इसको नोट करो अपनी कॉपी पे कि आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसने कॉपी में ऑटो वन टेस्ट पेपर बिस्मार्क वाज आयरन मिनिस्टर मैन ऑफ जर्मनी। इन, ठीक है। अच्छा उसका इमेज भी दिया है। तो वो वहां का कौन था बताइए? हाँ। प्राइम मिनिस्टर था, मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर था। हाँ चीफ भाई चीफ चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर था। जर्मनी का। चीफ मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, सर ये तो जर्मनी के यूनिफिकेशन आता है। ठीक है, मेरा ठीक है। हु हैज टेकन रिस्पांसिबिलिटी टू यूनिफाई 39 कन्फेडरेशंस, ठीक है। हु हैज, तो प्रूशिया के ऊपर सोल रिस्पांसिबिलिटी आ गई कि नहीं? सर एक बात बताओ, वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया नहीं कहते क्या? वो ये अच्छा कह रहा है कि एक बार उन्होंने क्या, एक शिप नीचे नहीं जा रहा था पानी में, तो उन्होंने धक्का मारा और उनके धक्का मारा, ये सही बात है, देख लेना। तब से उन्हें लॉ पुरुष कहा जाता है, सर सही में कहते हैं वल्लभ ये भाई। सही बात। तो हु हैज, सर उनको ये कहानी भी सही है जो हम बता रहे हैं, आप देख लेना। हाँ। सर धक्का मारा था एक शिप में। धक्का मारे, बहुत बड़ा शिप था शिप? वो, हाँ शिप को धक्का मार दिया। हाँ। अरे इसमें अकेले कुछ भी अकेले वो धक्का तो मारा था और चला गया पानी। अकेले तो नहीं मारा। सर टॉय वाली शिप। नहीं So who नहीं has- ऐसे तो शिप लॉन्च हो रहा होगा, मैं हल्का सा हाथ लगा दिया। शिप लॉन्च होता है। हाँ भाई लॉन्च ही होता है। अरे पर यूनिफाई 39 सर इनको 7 कुछ था ना। कन्फेडरेशन, ठीक है, ऑफ जॉलवेरिन ग्रुप, हाँ जॉली। 39 कन्फेडरेशन which are also called, जिन्हें क्या कहा जाता है? जॉलवेरिन ग्रुप। जॉलवेरिन, ठीक है। तो जॉलवेरिन कहा जाता है, वो क्या होता है? दे हैव, उनके अंदर कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं थी, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं थी। दे आर डूइंग बिजनेस या जो भी होता था व्यापार वहां पर, विदाउट कस्टम ड्यूटी। सो देयर वाज नो कस्टम ड्यूटी बिटवीन दोस 39 स्टेट्स। सीमा शुल्क नहीं लिया जाता था। देयर वाज नो कस्टम ड्यूटी between these states। अब जरा देखो, अच्छा ऑटो वन बिस्मार्क भी समझ में आ गया, स्पेलिंग अभी ठीक कर देंगे जैसे वहां लिखा जाएगा। अब देखो सर थोड़ा सर यहाँ लिखा है ना, ये देखिए सही स्पेलिंग है आपका। सही है तो? MARCK MARCK के, ठीक है, CK होगा सर। MAR CK ठीक है कर, ये से लिखो। चलो चलिए। अब देखो यही है ऑटो वन बिस्मार्क, इसी ने सारा कमाल किया है जैसा शिवम बता रहे हैं। चलो ऑफ प्रूशिया, ये कौन है? जिसने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ये में कैसा मदद की। बहुत बड़ी बात है, इन्होंने बताया यही जर्मेनिया है। जर्मेनिया फिलिप भाई फ्रांस की कौन थी? मैरियानी। और ये कौन है? जर्मेनिया। जर्मेनिया।
तो अब इनका फिगर भी जिसने बनाया है उस आर्टिस्ट का नाम फेमस है, खूब पूछा जाता है। इनके हाथ में ढाल है सर ये रहा ना सर, मैंने ये भी सर और ये देखो शील्ड है और इनके तलवार पे बैतूल बैतूल की पत्तियां, जैतून की पत्तियां हैं, ठीक है, ऑलिव लीव्स। अब जरा देखो सर इनको हैंग किया था सीलिंग ऑफ कहीं चर्च पे। कहीं ये राइन नदी की सुरक्षा तो नहीं कर रही है? हाँ। अकेले सर ये कौन सी नदी है? ये सही बोल, राइन नदी, हर चीज सर मैंने पूछा ये नदी कौन सी है? बहुत बढ़िया। दिस इज द एलिगरी ऑफ नेशन जर्मेनिया। तो एक स्त्री के अब रूप में देखो। दिखाया गया है, देवी के रूप में, एंड दीज वर द सिंबल यूज्ड। कौन कौन से ये देखो जैतून की पत्तियां सर हैं, क्राउन, Olive स्वॉर्ड, leaves। सर जैतून की पत्तियां, क्राउन है और इनके flag, पास, स्वॉर्ड है, मुकुट, फ्लैग है, टूटी शील्ड है, बेड़ियां, शील्ड। हाँ, ग्राउंड शील्ड है। सर एक और है सर ये और flag है, royal rod। type में। सर हथकड़ियां वो टूटी हुई हथकड़ियां रॉयल रॉड है, जिससे कि ये शासन करेंगी। समझ में आई कि नहीं? और सर ईगल भी बना, सर के पास कैसे कुछ और वहाँ का सिंबल है दो सर- वाला ईगल। ईगल नहीं है सर, वो शतरमुर्ग लग रहा है। ठीक है, आगे नहीं, देखो। जर्मनी में फिर प्रूशिया के, कुछ रशिया के और ऑस्ट्रिया के पार्ट्स को मिलाकर ये इटली छोड़ दो, ये गलत से आ गया, यूनिफिकेशन किया। गैरीबाल्डी छोड़ दो, अभी हम इस पे नहीं हैं। सर गैरीबाल्डी दिस इज द एलिगरी। इटली का। ये कैनवास पेंटिंग बनाई ये सुनो। गई जर्मेनिया की, जो फ्रैंकफर्ट चर्च में लटकाई गई, Singing जिस of समय वहां पर एक Frankfurt। फेस्टिवल ये देखो फिलिप ट्वीट, ये लिखो, मीटिंग सर कर मैंने रहे कहा था ना थे। फिलिप से। ये लिखो। सो द कैनवास, द पेंटिंग, बहुत बड़ा कैनवास था। तुम ये ना सोचो इतने बड़े कमरे के बराबर, उससे भी बड़ा। सेंट सर, पॉल इससे भी बड़ा हाँ, इस कमरे से भी बड़ा, क्या था? वो जिस पर ये फोटो लटकाई गई, सीलिंग ऑफ चर्च। सीलिंग पर लटकाई गई, ठीक है, सीलिंग से। सो द कैनवास, कमरे से भी बड़ा क्या था? ये जो पेंटिंग बनाई गई, बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई गई, इस कमरे से भी पूरे हॉल से बड़ी। बनाई सर, इतनी बड़ी कैसे बना दी? अभी दिखाया नहीं, फ्रैंकफर्ट चर्च में टंगी हुई थी। सर धीरे धीरे इतनी बड़ी कैसे बना दी? द कैनवास हाथों से। पेंटिंग, देख लो, जैसे अभी अभी कितनी अच्छी बात बताई है गजेंद्र ने कि इतनी बड़ी कैसे बना दी। नोट करो इस बात को। सो द कैनवास पेंटिंग मेड, ठीक है, ऑफ जर्मेनिया। जर्मेनिया कौन थी? एलिगरी ना, रूपक। इसको क्या डिफाइन करेंगे जर्मेनिया को? एलिगरी वहाँ की, मतलब नेशन को एक रूपक के रूप में लेते हैं ना, ओ तो एलिगरी उसको कहते हैं। ये से जैसे पिता और हाँ, एलिगरी। सब आया है। जर सही है सही है। ठीक है, जर्मेनिया। वाज मेड बाई, किसने बनाई? फिलिप वीट। ये नाम याद रखना, फिलिप वीट का नाम बहुत ये फेमस है। सर ये कि पूछा किसने जाता है। कैनवास बनाए तब हाँ, बुक इसी का नाम ज्यादा फेमस है। अब देखो क्वेश्चन आते हैं इस पे। ये तो देखो, ये लटकाई गई और वहीं ये शपथ ली गई, देखो, बोल दी गई तलवार कि पे हम जैतून की जर्मनी पत्तियां को, हैं। जिनका ऐसा- कॉमन एथिक्स है, 1848 एकीकृत में करेंगे, बनाया था। यूनिफाई करेंगे। एंड अच्छा। अल्टीमेटली विक्टर इमैनुअल ये टू छोड़ दो, ये इटली का along with है, the contribution of ये नहीं है Otto हमारे। and Bismarck, अब यहाँ देखो, यूनिफाइड, जर्मनी वाज यूनिफाइड। ऑटो वन बिस्मार्क, देखो ये कौन है? होगा। अब यहाँ से क्या हुआ कि आफ्टर ए लॉन्ग वार ऑफ 7 years इन विच 3 wars were, हाँ, है। जैसे ये फ्रांस है तो फ्रैंको प्रूशिया वार, फ्रैंको ऑस्ट्रिया, फ्रांस से किया गया ना, मतलब प्रूशिया के साथ। तो फ्रांस और प्रूशिया का वार हुआ, तो क्या उसे कहोगे बताओ? फ्रैंको प्रूशिया, प्रूशिया ऑस्ट्रिया वार। प्रूशिया ऑस्ट्रिया। क्योंकि प्रूशिया ही तो सब कर रहा था। तो 7 साल में 3 युद्ध किए और उसने जर्मनी को क्या कर डाला? यूनिफाई कर दिया। 7 साल में 3। 7 साल में 3 युद्ध किए उसने। वैसे तो 1815 से 1871 लग गए इसकी यूनिफिकेशन में, लेकिन उनकी अवधि में ये सब हुआ। धीरे धीरे रिवॉल्यूशन हुए, बहुत कुछ होता रहा जर्मनी में, लेकिन मुख्यतः इन 3 युद्धों के बाद ही काम एक हुआ। बार वापस सर, तब तक नहीं मरा। देखो, तो यहाँ पर ये क्या बताया गया है कि विदिन 7 years 3 wars were fought and Germany won all those 3 wars, ऑल दोस्त। और Germany was unified in 1871। उसमें 1870 में हुआ था फ्रांस। तो नेपोलियन 3 लड़ रहा था। नेपोलियन 3 से क्या लेना है, वो दूसरे देश का है। इनके अपने खुद के ऑटो वन बिस्मार्क है, जरा देखो तो
और जब ये बना तो वहां पे इतना अच्छा शासक बना कि जितने लोग भी इलेक्टर आते थे उनको देखो कैसे कोड़े मारता। कौन किसको से मारता था? यही ऑटोमन बिस्मार्क किसको मारता था? है। ये इतना क्रूर मंत्री था और ये मतलब इसके हाथ में शासन आ गया। किसको मारता था? जो इलेक्टेड ये 39 मेंबर छुपा देता। हाथ में क्या वापस बताना तो कोड़ा कोड़ा। अब देखो पढ़ो। सर ये तो शायद Bismarck was देखो। a kind of the tyranny leader जो Tyranny leader था। दूसरों पर ये देखो। ये सर ये कॉलेज है मतलब कि इसमें कितनी जर्मनी कितनी अपसेट हाँ, है हाँ। मतलब वो साइन दिखा रहा है। हाँ। ये दिखाएगा जर्मनी में जब फेमाइन आई या वहां पर है तो ये दिखाएगा लोगों में राष्ट्रीयता जगाई गई कि हमें किसी तरीके से इनसे मुक्ति चाहिए। सर जर्मनी उदास ठीक है ना। तो देखो हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग नेशनलिज्म इन जर्मनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफिकेशन इन जर्मनी। Unification। दोनों में फर्क होता है। नेशनलिज्म समाजवाद होता है यानी यूनिफिकेशन अब मान लो यूनिफिकेशन हो गया तो फिर नेशनलिज्म भी आ जाएगा धीरे धीरे। फ्रांस में आ गया तो हम भी हमारे, लेकिन बड़ा बना लेना, एक बना लेना बड़ी बात है कि नहीं। तो किसने यूनिफाई किया? इन लोगों ने। ऑटोमन बिस्मार्क। सर अखंड जर्मनी बन गई। समझ आई बात कि नहीं? तो अब आप इस बात को लिखिए कि एक जर्मनी श्रेष्ठ जर्मनी। देखो इतनी बात समझ में आई। 2-4 लाइन और लिख दे तो आपको पूरा हो जाएगा। कि अब इसके बाद लिखिए कि रूसिया अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूनिफिकेशन ऑफ। ये लिखो रूसिया सर अलग करेंगे अंडरटुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी ऑफ जर्मनी, प्रूशियन एरिया ऑफ जर्मनी। अब लिखो इसके बाद ना और ऑटो वन बिस्मार्क इसके आर्किटेक्ट थे। ठीक है। सर एक और यूनिफिकेशन हुई थी ना। और अभी सबका बताएंगे, इटली का यूनिफिकेशन, ग्रीक का यूनिफिकेशन, सर, ब्रिटेन का सर, यूनिफिकेशन। ये बहुत प्रूशिया जर्मनी है ना। हाँ? सब सब प्रूशिया प्रूशिया तो जर्मनी जर्मनी है ना। हाँ तो प्रूशिया अकेले छोटा सा था, जब 39 मिल जाएंगे तो जर्मनी नहीं हो जाएगा। ओह, ये देखो उन्होंने वो बोला है। बहुत बड़े हर चीज जानने वाले नहीं, कैसे इन्होंने बोल दिया। सो ऑटो वन सर प्रूशिया सिर्फ सिंगल स्टेट था। बिस्मार्क, देखो रूसिया एक छोटा सा राज्य था, उसने 39 को मिला लिया। बोलो तुम सब लोग तो जर्मनी देते हो, क्यों? क्या मिलाया? स्टेट। जिनके साथ वो व्यापार करता था, ट्रेड, ट्रेडिंग। कांस्टेंट ट्रेडिंग थी, जिनके बीच में कोई भी मतलब कस्टम ड्यूटी नहीं थी, सीमा शुल्क, आपस में फ्री ट्रेड था। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हम मिल जाए। बोले आ जाओ सब मिलके और उनके लिए व्यापार ग्रिम ब्रदर्स ने मदद की। ग्रिम ब्रदर्स ने कहा हमारा तो फॉल केक है, हमारी लोक कथाएं किंवदंतियां एक हैं, मतलब कुछ भी। है कौन? वो लोग केक करते थे। तो ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। ग्रीन ब्रदर्स का जो इन्होंने कॉलम बनाया है, वहां से देख के पूछा कि कौन। बहुत बड़ी बात है। ऑटो वन बिस्मार्क, सब सभी तेज आ गए। सो ऑटो वन बिस्मार्क वाज प्राइम आर्किटेक्ट, वही मुख्य अभियंता था जर्मनी के सृजन का। आर्किटेक्ट कौन है? सृजन मतलब है उसके निर्माण का, फॉर मेकिंग समथिंग। प्राइम आर्किटेक्ट एंड विजनरी, उस दूरदृष्टि भी थी। कैसा था? दूरदर्शी। विजनरी, ठीक है। सर थोड़ा साइड करना तो सर। ये दूरदर्शी था। और इसके अलावा क्या हुआ? एस उसने ये क्या किया? अकम्प्लिश्ड दिस प्रोसेस, हाँ कौन सा प्रोसेस? accomplished unification of Germany. The process of unification of Germany with help of किसकी मदद से? ऑटोमन और बिस्मार्क। ये बहुत अच्छा अरे है। खुद With help of military,
हाँ देखो वो बोला भी नहीं उन्होंने। तो इस तरीके से सर आज के बहुत ठीक है, हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी। अब जरा देखो, within 7 years 3 wars were fought within। और सर लीडर यही था उन और का, ऑटो वन। और जर्मनी जिससे तीनों के तीनों। लो ये हर चीज जान। आपने तो बताया था सर। अच्छा, within 7 years 3 wars were fought। कौन कौन से वॉर कहे गए? That is ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ, ठीक है। with तीनों ने आपस में 3 लड़ाइयाँ लड़ी। ऑस्ट्रिया के साथ लड़ी, ऑस्ट्रिया की जमीन हथियार ली। अच्छा। सर क्या? ये लोग माने नहीं थे तो इनसे लड़ाई करके मिल पाया। डेनमार्क की जमीन हथियार ली, कौन? इन्हीं ने, प्रूशिया ने। ओके। और फ्रांस की भी ले ली, इनके साथ लड़ाई एंड, ठीक है, won all the wars। सर ये बुक में तो यूनिफिकेशन 1866 से बता रहा है। 1866 से 1871 ना, तो 66 से 71 5 साल होते हैं। अच्छा अब हम बता देते हैं, ठीक पर है। सर हमें तो ऐसा लिखो 3 जनवरी 81, 48 से 71 तक लिखो, ठीक है। देखो अरे सर गलत कहाँ लिखा दिया? कुछ नहीं लिखा, गलत इसमें है नहीं कुछ। तो वो मतलब एक पूरा प्रोसेस है, अलग अलग जगह कब से है, तो उन्होंने कहा 48 से 71 लिख दिया। सर 61 है इन 60 यूनिफिकेशन है। in अब जैसे हम 1861 कहेंगे जर्मन रिवॉल्यूशन, तो वो 1815 से शुरू हो गया कि कैसे कैसे हुआ। लेकिन ये जो सारी चीजें घटनाएं घटी है ना, तो अब जरा देखो कि 71 से पहले 7 साल तक वार हुए, यानी 64 से लेकर 71 तक, 1864 से 1871 तक वार हुए। ये लिख लो कि 3 वार्स कब से कब तक हुए? 1861। 1861 1864 से 1871। ठीक है। एंड वन देम नाउ केसर विलियम टू वॉज मेड किंग ऑफ जर्मनी। सर केसर विलियम। क्योंकि जर्मन नाम ही दिया गया उस फिलिप वीट के, उसने जर्मेनिया बता दिया, तो जर्मन नाम ही पढ़ना था, तो और कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से सर सुनाई दीजिए आपने क्या बोला? उसने जर्मेनिया नाम की रूपक दी थी ना, वहाँ की जो उनके देश की माता थी, तो जर्मन नाम पड़ा, रूसिया थोड़ी ना पड़ेगा। और मेरियानी का तो सर फिर वो सर इसके बाद छुट्टी कर दोगे? देखो इसके बाद फिर क्या हुआ ना, and completed the process of unification. So this completed the process of यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन। इसने यूनिफिकेशन पूरा कर दिया। अब जरा देखो प्रूस, इसके अलावा प्रूशियन किंग, बोलो प्रूशिया का कौन किंग था? केसर विलियम। प्रूशियन किंग केसर विलियम। कैसर विलियम टू विलियम टू वॉज मेड, उसे क्या बनाया गया? किंग। जर्मन एम्परर। और कहाँ पे बनाएगा? फ्रांस के वर्सिलीज में, सोने के महल। अच्छा फ्रांस हड़प ली और फ्रांस के वर्सिलीज हाँ वहीं पे बनाया जाके। सर कौन हड़प लिया? फ्रांस से ही लड़ा कौन? और वर्सिलीज में जाके उसने बताया। केसर विलियम। हाँ उन लोगों का उस समय का समय ही ऐसा था। जब इटली का राजा बना वो भी वर्सिलीज के हॉल ऑफ मिरर में आया। क्यों? पता नहीं क्या बात थी, अपने जगह नहीं अपने आप को वो करते थे राजा को, दूसरे के यहाँ जाके करते। सो वॉज मेड, ठीक है, एम्परर, वो सम्राट बन गया, एम्परर ऑफ जर्मन, जर्मनी इन पैलेस ऑफ वर्सिलीज। सर फिर फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्यूशन नहीं किया क्योंकि हमारी जमीन हड़पी? क्या पता। लुई 18 ने कुछ तो सर वो लोग ही उनके साथ आना चाहते थे ना। सर ये केसर विलियम वाला बताओ, उसने क्या किया? मतलब केसर विलियम ने
जब सबको हरा दिया, ये 7 ईयर वाला बताओ सर। 7 ईयर के बाद में उसने 3 लोगों से लड़ाई की। ऑटोवन ना, ऑटोवन बिस्मार्क की लड़ाई। हाँ, किनसे किनसे की बताओ? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क में दूध का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कहाँ पर? डेनमार्क, डेनमार्क। डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो और हैं? वो एक गाय जो होती है 5-5 बाल्टी दूध देती है। तो डेनमार्क की और स्विस गाय, ये दोनों डेनमार्क और जो भी स्वीडन है वो ऊपरी तो है। हाँ। इनको सब मालूम है कि स्वीडन और डेनमार्क अभी वो मैप बड़े ध्यान से अच्छा आप देखते हैं। बताओ। अच्छा, अब इसके बाद जो 3 वार किसके किसके साथ लड़े गए? डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, उसने सारे वॉर जीत लिए। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हो गया 71 में, और इसे क्या बना दिया गया? एम्परर बना दिया गया। और फिर सर मतलब लड़ा वो और इंपीरियल केसर विलियम बना। यही बनेगा, उसको भी ऊंची पदवी दे दी गई, कोड़ा दे दिया गया मात्र। इतनी बात समझ आ गई। अब आगे कल की क्लास में हम बाकी का ही चैप्टर खत्म करेंगे। सर ये ऐसे लेटी हुई क्यों? मतलब जर्मेनिया शोकाकुल है, शोकाकुल, सर हमको लगा कोड़ा मार। दैट इज वेरी मच सैड। बहुत